हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दीपक एजुकेशन। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 20 क्वेश्चन की MCQ सीरीज़, जिनको मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, जोशीमठ औली रोपवे की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों, अक्टूबर 1993 में हमारे जोशीमठ औली रोपवे की शुरुआत हुई थी। औली की बात करें तो दोस्तों, चमोली ज़िले के अंतर्गत यह जगह आती है, जो कि आपके शीतकालीन खेलों के लिए बहुत प्रसिद्ध, जहाँ पे स्कीइंग जैसे खेलों की प्रतियोगिता होती रहती। बात करते हैं जोशीमठ की। जोशीमठ दोस्तों कत्यूरी राजाओं की राजधानी थी, जिसका पुराना नाम कार्तिकेयपुर था। इसे शिव का ज्योतिर्लिंग स्थल भी कहा जाता है। जोशीमठ में ही आदि गुरु शंकराचार्य ने पूर्णागिरि देवी पीठ की स्थापना की थी, जो कि भगवान नरसिंह मंदिर के पास में शीतकाल में जो बद्रीनाथ भगवान की जो पूजा होती है वो जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में ही होती है। जोशीमठ में सहतूत वृक्ष के नीचे शंकराचार्य जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ 200 वर्ष पुराना कल्पवृक्ष भी जब हम जोशीमठ में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पे एक बहुत ही फेमस झरना दिखाई देता है, जिसका नाम जोगी झरना है। जोगी झरना पड़ता है। जोशीमठ के कुछ दूरी पे एक झरना और पड़ता है जो गर्म झरना है, उसका नाम है सलधर। एक दोस्तों जोशीमठ में ही एक फेमस कुंड पड़ता है, जिसका नाम है मणिकर्णिका। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम वीडियो में आगे की तरफ। कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग होते हुए बहती है? तो दोस्तों, बात करें रुद्रप्रयाग की, तो रुद्रप्रयाग में दोस्तों आपकी अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है, जो कि मंदाकिनी नदी का जो उद्गम स्थल है वो केदारनाथ के निकट पाया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा मंदाकिनी। जबकि दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा का जो संगम होता है वो होता है देवप्रयाग में। बात करें सरयू की, तो सरयू बागेश्वर की सबसे पवित्र नदियों में से एक है, जिसको गंगा जितना पवित्र स्थान दिया गया है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बद्रीनाथ धाम, बद्रीनाथ मंदिर। बद्रीनाथ मंदिर आपका चमोली जिले के अंतर्गत आता है। बद्रीनाथ की बात की जाए तो हरिद्वार से जो बद्रीनाथ तक की दूरी है वो 384 किलोमीटर है। जबकि महाभारत में और पुराणों में इनका जो नाम है वो मुक्तिप्रदा, योग सिद्धा, बद्रीवन, बद्रिका आश्रम, विशाला और नर नारायण आश्रम आदि नामों से इसका जिक्र होता है। बात करें चारों धामों में से एक धाम जो है हमारा, जो हमारे देश के 4 धामों में से एक धाम हमारा बद्रीनाथ भी है, जिसकी जो ऊंचाई है वो 3133 मीटर है। नर तथा नारायण पर्वतों के मध्य में बसा यह मंदिर स्थित है। बद्रीनाथ मंदिर को 3 भागों में बांटा गया है, जिनमें सिंहद्वार, मंडल और गर्भगृह नाम से इनके 3 भागों को बांटा गया है। बात करते हैं यहाँ के पुजारियों की, तो ऐसा माना जाता है कि जो दक्षिण भारत में स्थित मालाबार क्षेत्र के आदि शंकराचार्य के वंशजों में से एक होते हैं, और इनको रावल कहा जाता है। शैली की बात करें तो शंकुधारी शैली का बना हुआ यह मंदिर है, जो कि 15 मीटर ऊंचा है। इसे बनाने का जो श्रेय है वो आपको प्रारंभिक तो राजा अजयपाल को जाता है, जबकि पूर्ण रूप से भव्य मंदिर बनाने का जो श्रेय है वो कत्यूरी राजवंश को जाता है। बद्रीनाथ मंदिर के निकट कुछ प्रमुख गुफाएं हैं, जिसमें आपका स्कंद गुफा, गरुड़शिला गुफा और राम गुफा आदि गुफाएं आती हैं, जबकि गणेश और व्यास गुफा भी यहीं पर स्थित है। मंदिर आपका प्रतिवर्ष अप्रैल से मई के महीने में खुलता है, जबकि बात करें तो शरद ऋतु में नवंबर के तृतीय सप्ताह में यह बंद हो जाता है।
चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पंच केदार वर्ग। पंच केदार वर्ग में निम्न में से कौन सा एक नहीं है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विश्वनाथ। जबकि बात करें हम पंच केदार की, तो आपका कल्पेश्वर भी पंच केदार में आता है, रुद्रनाथ भी आता है, तुंगनाथ भी आता है। इसके अलावा दो और पंच केदार हैं जिनके नाम है केदारनाथ और दूसरा है दोस्तों आपका मदमहेश्वरनाथ। मदमहेश्वरनाथ। बात करें इनके जिलों की, तो केदारनाथ, मदमहेश्वर और तुंगनाथ आपके रुद्रप्रयाग जनपद के अंतर्गत आते हैं, जबकि कल्पेश्वर और रुद्रनाथ आपके चमोली जिले के अंतर्गत आते हैं। एक क्वेश्चन दोस्तों बनता है कि सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन सा है या पंच केदार कौन सा है? तो उसका आंसर है दोस्तों तुंगनाथ। तुंगनाथ सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है। उत्तराखंड के सबसे बड़े हिमनद की बात करें तो गंगोत्री हिमनद आपका सबसे बड़ा हिमनद है। जबकि कुमाऊं की सबसे बड़ी हिमनद की बात करें तो मिलम आपका सबसे बड़ा कुमाऊं का सबसे बड़ा हिमनद है, जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है। कफनी भी आपका पिथौरागढ़ के अंतर्गत ही आता है। जबकि पिंडारी ग्लेशियर की बात करें, ये आपका बागेश्वर के अंतर्गत आता है। गंगोत्री उत्तरकाशी के अंतर्गत आता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महात्मा गांधी ने राज्य के किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों कौसानी को। 1929 को महात्मा गांधी यहाँ पर 14 दिन के लिए आए थे, जिसमें कि और यहीं पे उन्होंने एक यंग इंडिया नाम से एक पुस्तक लिखी है, जिसमें कि उन्होंने एक लेख में लिखा है कि कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा है। गांधी जी ने जिस स्थान पर प्रवास किया था उस स्थान को अनासक्ति आश्रम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहीं पर उन्होंने गीता का अनासक्ति योग लिखा था। और यहीं पर गांधी जी की जो शिष्या थी सरला बहन, उनका लक्ष्मी आश्रम भी इसी स्थान पर स्थित है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हेमकुंड झील घिरी हुई है। हेमकुंड झील जो है दोस्तों आपकी 7 पहाड़ियों से घिरी हुई है। हेमकुंड झील की बात करें तो यह चमोली जिले के अंतर्गत आती है। यहीं से दोस्तों एक हिमगंगा नामक एक छोटी सी नदी निकलती है और इसी झील के समीप एक गुरुद्वारा है, जो कि सिखों के लिए एक तीर्थ स्थल है। ऐसा विश्वास या ऐसा माना जाता है कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के पूर्व जन्म में इस झील के तट पर चिंतन किया था। सिख तीर्थ स्थल के रूप में इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1930 में इसे सिख तीर्थ स्थल के रूप में मान्यता मिली थी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा स्थान कैलाश मानसरोवर से सबसे कम दूरी पर स्थित है? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो है तवाघाट आश्रम। बात करें तवाघाट आश्रम की, तो यह पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत आता है। बात करते हैं दोस्तों कैलाश मानसरोवर यात्रा की। यह जो यात्रा है वो जून से सितंबर माह के बीच में होती है, जबकि कैलाश मानसरोवर यात्रा कुमाऊं मंडल विकास निगम व भारतीय विदेश मंत्रालय व ITBP के सहयोग से पूरी होती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा पिथौरागढ़ के लिपुलेख दर्रे से होकर के जाती है। जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है वो अल्मोड़ा से बागेश्वर फिर DD8 होते हुए धारचूला पहुंचती है और धारचूला से आगे तवाघाट व लिपुलेख दर्रे के माध्यम से तिब्बत पहुंचती है। जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है वो लगभग 40 दिन तक चलती है। कैलाश शिखर की बात करें तो जो इसकी बनावट है वो शिवलिंग की तरह है। इसका जो उच्चतम शिखर बिंदु है
ओल्मा पास है, जिसकी जो ऊंचाई है वो 5810 मीटर है। आपकी जो मानसरोवर झील है वो राक्षस ताल से जुड़ी हुई है, जिससे आपकी जो सतलज नदी है वो निकलती है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी, यह जो वन्यजीव सेंचुरी है वो पिथौरागढ़ जिले के अंतर्गत आती है। बात करें दोस्तों इसकी स्थापना की, तो अस्कोट वन्यजीव विहार की जो स्थापना है वो 1986 में पिथौरागढ़ में की गई थी। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। अस्कोट वन्यजीव विहार जो है वो आपका कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ पर 67 कस्तूरी मृगों की संख्या बताई गई है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। पिथौरागढ़ से 165 किलोमीटर दूर स्थित वह स्थान जहाँ ऊनी वस्तुएं, शाल, पंखी, पश्मीना, दुशाले, कालीन व जड़ी बूटियां मिलती है। इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा वो है आपका मुंशियारी। मुंशियारी की बात करें तो जौहर क्षेत्र का प्रवेश द्वार मुंशियारी को ही माना जाता है। मुंशियारी के प्राचीन नाम की बात करें तो इसका जो प्राचीन नाम है वो है तिकसेन। मुंशियारी में ही दोस्तों आपका एक पर्वतारोहण संस्थान भी है, जिसका नाम है नैन सिंह रावत। एक दोस्तों मुंशियारी में ही सुरेंद्र सिंह पांगती जी के घर का निजी संग्रहालय है, जिसे मास्टर जी का संग्रहालय भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। गांधी जी ने श्रीमद् भगवत गीता पर अपनी प्रसिद्ध भूमिका अनाशक्ति योग कहाँ लिखी थी? जैसा कि दोस्तों हमने आपको भी ऊपर बताया, अनाशक्ति योग गांधी जी ने अनाशक्ति आश्रम में ही लिखी थी, और अनाशक्ति आश्रम आपका कौसानी में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका कौसानी होगा। और दोस्तों कौसानी में ही उनकी जो प्रिय शिष्य थी सल्लाबेन, उनका जो लक्ष्मी आश्रम है वह भी कौसानी में ही स्थित है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थापित है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों केदारनाथ। केदारनाथ दोस्तों भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसकी जो ऊंचाई की बात करें तो उसकी ऊंचाई है आपकी 3584 मीटर समुद्र तल से, जो कि आपका मंदाकिनी नदी के शीर्ष पर स्थित है। और इसी मंदिर की महत्ता के कारण ही हमारे जो गढ़वाल का जो प्राचीन नाम था वो केदारखंड पड़ा था। यह जो आपका मंदिर है वो आपका रुद्रप्रयाग जनपद के अंतर्गत आता है। शैली की बात करें तो कत्यूर शैली का यह मंदिर है। इसके निर्माण में दोस्तों भूरे रंग के विशाल पत्थरों का प्रयोग किया गया है। एक क्वेश्चन दोस्तों इसमें यह बनता है कि केदारनाथ में आपदा किस वर्ष आई थी? तो आपदा की बात करें तो आपका 16-17 जून 2013 में यह एक भयंकर आपदा आई थी, जिसमें कि कहा जाता है कि चौराबाड़ी ग्लेशियर का कुछ हिस्सा टूटकर गांधी सरोवर में गिर गया था, जिसके कारण गांधी सरोवर का एक कोना टूट गया और मंदाकिनी नदी में जो है प्रभाव बढ़ गया। फिर दोस्तों केदारनाथ में आपदा राहत के लिए सेना की ओर से ऑपरेशन सूर्यअप चलाया गया। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड के किस हिल स्टेशन को पहाड़ों की रानी कहा जाता है? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा मसूरी। मसूरी की बात करें तो दोस्तों 2005 मीटर की ऊंचाई 2005 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 65 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है। बात करें मसूरी शहर के जो असली संस्थापक माने जाते हैं वो हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल आर्मी में
काम करने वाले आयरिश अफसर कैप्टन यंग को माना जाता है, जिन्होंने कि 1825 में इसकी खोज की थी। देहरादून से बात करें तो दोस्तों 35 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है, जबकि दोस्तों गंगोत्री यमुनोत्री का प्रवेश द्वार भी मसूरी को ही कहा जाता है। एक दोस्तों क्वेश्चन आता है कि 1827 में यहाँ की जो पहली इमारत थी उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था दोस्तों मलिनगार। मलिनगार होटल यहाँ की जो है पहली इमारत थी, मसूरी की 1827 में बनी हुई पहली इमारत। चलिए दोस्तों बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन पंचपर्याग में सम्मिलित नहीं है? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा केशव प्रयाग। जबकि दोस्तों बात करें हम पंच प्रयागों की तो देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग, एक आता है दोस्तों इसमें रुद्र प्रयाग, और जो पांचवा आता है दोस्तों वो आता है आपका विष्णु प्रयाग। प्रयाग की बात करें तो दोस्तों प्रयाग जो है आपका दो नदियों के संगम को प्रयाग कहा जाता है। बात करें दोस्तों इनके जिले की तो जो देव प्रयाग है आपका वो टिहरी जिले के अंतर्गत आता है, जबकि आपका विष्णु प्रयाग और कर्ण प्रयाग और आपका नंद प्रयाग ये तीनों आपके चमोली जिले के अंतर्गत आते हैं। जबकि रुद्रप्रयाग की बात करें तो ये रुद्रप्रयाग जिले के अंतर्गत ही आता है। बात करें इनमें जो संगम होता है देवप्रयाग में आपका अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है, जबकि आपके कर्णप्रयाग की बात करें तो अलकनंदा नदी और पिंडर का संगम होता है। रुद्रप्रयाग की बात करें तो आपका अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है, जबकि नंद प्रयाग में आपके अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का संगम होता है। विष्णु प्रयाग की बात करें तो अलकनंदा और पश्चिमी धौलीगंगा का संगम विष्णु प्रयाग में होता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो है आपका तुंगनाथ। तुंगनाथ की ऊंचाई की बात करें तो 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर है, जो कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। पर्वत की बात करें तो चंद्रशिला पर्वत पे के शिखर पे यह स्थित है, चंद्रशिला पर्वत। इस मंदिर में दोस्तों भगवान शिव की भुजाओं की पूजा की जाती है, जबकि पंच केदारों में बात की जाए तो तुंगनाथ का जो नंबर है वो तृतीय केदार के नाम से जाना जाता है। शीतकाल में तुंगनाथ की जो पूजा है दोस्तों वो मुखमठ में होती है। मुखमठ में इसकी पूजा शीतकाल के दौरान होती है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टिकाला किस राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वह है आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। बात करें दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की तो 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। 1936 में जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका जो नाम था वो हेली राष्ट्रीय उद्यान था। हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से इसकी स्थापना हुई थी, जबकि इसके वर्तमान नाम की बात करें तो 1957 में 1957 में इसका जो वर्तमान नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पड़ा था। बात करें दोस्तों इसके क्षेत्रफल की तो 520.82 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है, जिसमें से दोस्तों 312.76 वर्ग किलोमीटर आपका
जनपद के अंतर्गत आता है। और जो रिमेनिंग है आपका वो आपका 208.8 वर्ग किलोमीटर आपका नैनीताल के अंतर्गत आता है। इसी पार्क का जो प्रवेश द्वार है उसका नाम है डिकाला है, जो कि आपका नैनीताल के अंतर्गत आता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। कुब्जा मर्ग किसका प्राचीन नाम है? दोस्तों इसका जो सही जवाब है वह है आपका ऋषिकेश। कुमाऊं की बात करें तो दोस्तों इसका प्राचीन नाम मानसखंड बोला गया है, जबकि अल्मोड़ा का जो प्राचीन नाम है वह आलमनगर कहा गया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वशिष्ठ गुफा कहाँ स्थित है? इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है आपका टिहरी। वशिष्ठ गुफा जो है आपका टिहरी जिले के अंतर्गत आती है। पर्वत की बात करें तो विशुंग पर्वत पे यह गुफा स्थित है, विशुंग पर्वत पे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? इसमें दोस्तों बताना है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। ताम्रनगरी दोस्तों अल्मोड़ा को ही कहा जाता है, ये आपका सही है। बाल मिठाई का घर, ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। इसका जो सही आंसर होगा वो है आपका अल्मोड़ा। मिनी कश्मीर दोस्तों पिथौरागढ़ को ही बोला जाता है। गायत्री तीर्थ आपका हरिद्वार को ही कहा जाता है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, बाल मिठाई का घर अल्मोड़ा को कहा जाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज की वीडियो का दोस्तों हमारा अंतिम सवाल है, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? पहला है दोस्तों पुनाड़। पुनाड़ जो है दोस्तों रुद्रप्रयाग का प्राचीन नाम है, तो इसीलिए ये आपका सही हो जाएगा। उत्तर का काशी दोस्तों विवांडेश्वर, ये भी आपका सही है। उत्तर का वाराणसी बागेश्वर, ये भी आपका सही है। जबकि दोस्तों पर्यटकों की नगरी मसूरी नहीं दोस्तों, बल्कि नैनीताल को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा डी, पर्यटकों की नगरी मसूरी को नहीं बल्कि नैनीताल को कहा जाता है। इसी के साथ दोस्तों हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।